हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि मैं भी बहुत अच्छा हूँ और आप भी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आज अच्छे होंगे। बस थोड़ी गर्मी ज्यादा हो रखी है, लेकिन कोई नहीं, क्योंकि पढ़ने के लिए एक जुनून चाहिए और वो हम में भी है और आप में भी। ठीक है, चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की। ये शुरू करने के पहले पिछली पिछली बार के वीडियो के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत मुझे प्यार दिया, अपनापन दिया, लाइक किया उसे, आपको अच्छा लगा, मेरी मेहनत सफल हो गई। आशा करते हैं कि आपको और अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। दोस्तों, जो लैटिट्यूड होता है इसे हम कहते हैं अक्षांश, ये अक्षांश कहलाता है। और जो लॉन्गिट्यूड होता है इसे हम देशांतर के नाम से जानते हैं। इसी को कहा जाता है अक्षांश और देशांतर। तो सबसे पहले आपके मन में ये आ रहा होगा कि अक्षांश किसे कहते हैं, अक्षांश होता क्या है। हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसी रेखाएं होती हैं जो लेटी हुई अवस्था में होती है, इस प्रकार से। यहाँ पर ये कुछ ऐसी रेखाएं होती हैं दोस्तों जो लेटी हुई अवस्था में होती हैं, यानी एक दूसरे के पैरेलल या समानांतर होती है। ये एक दूसरे के पैरेलल हैं या समानांतर, हम इनको कह सकते हैं। इन्हीं को हम कह सकते हैं पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर भी रेखाएं। यही एक दूसरे के ऊपर नीचे है, यानी समानांतर क्रम में है। इन्हीं सभी रेखाओं को, चाहे जितनी रेखाएं हो इस पूरे ग्लोब पर, इन सभी रेखाओं को हम लैटिट्यूड कहते हैं। अब याद करने के लिए दोस्तों कैसे याद करेंगे? देखिए, जैसे आपने देखा होगा कि किसी ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ हो और जनरल डब्बे में हम घुस नहीं पा रहे हो और ऑलरेडी उसमें इतने ज्यादा लोग हैं कि हम एंट्री नहीं कर पा रहे गेट से, और सोचो उसी सीट, उसी ट्रेन के उस डब्बे के अंदर, जो लोकल डब्बा है जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ है, उस डब्बे में कोई पहले से लेटा हुआ है। तो सोचिए वो डब्बे में लेटा है, बर्थ के ऊपर अंदर लेटा हुआ है, तो सोचिए उसके अंदर एटीट्यूड होगा कि एक वो लेटा हुआ है पूरी सीट पर कब्जा करके और आप उसमें घुस नहीं पा रहे, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा एटीट्यूड होगा। वैसे ही ये रेखाएं तो पूरी पृथ्वी पर लेटी हुई हैं, यानी ऐसी रेखाएं जो पूरी पृथ्वी पर लेटी हुई अवस्था में होती हैं, जो एक दूसरे के समानांतर होती हैं, या जो पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम होती हैं, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व दिशा में होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल या समानांतर होती हैं, इन्हीं को हम लैटिट्यूड कहते हैं। लेटी हैं मतलब लैटी हैं, और इनके अंदर एटीट्यूड है, तो दोनों को मिला दिया लैटिट्यूड। और लैटिट्यूड को दोस्तों हिंदी में अक्षांश कहते हैं। ठीक है, वैसे ही कुछ और भी रेखाएं होती हैं जो हमारी पूरी पृथ्वी पर खड़ी खड़ी अवस्था में होती है। जैसे ये ऐसे बनाते हैं हम, अगर कुछ ऐसी रेखाएं हैं जो ऐसे खड़ी खड़ी अवस्था में होती हैं, ये वाली रेखाएं दोस्तों, ये पृथ्वी पर लंबी हैं, यानी लॉन्ग हैं। और लॉन्ग जो होते हैं, जो लंबे लोग होते हैं, उनको भी, उनके सामने यदि किसी बौने को खड़ा कर दिया जाए तो लंबे लोगों को अपने अंदर एक एटीट्यूड का अनुभव होती है, एटीट्यूड होता है उनके अंदर कि इससे तो हम बहुत लंबे हैं। ठीक है, तो जो लंबे होते हैं उनके अंदर एटीट्यूड है। ये चूंकि ये रेखाएं पृथ्वी पर पूरी लंबी लंबी अवस्था में यानी लॉन्ग है, यानी उत्तर से दक्षिण की दिशा में है, इसीलिए इनके अंदर भी एटीट्यूड होगा। तो फिर से दोनों को मिला दें, एक तो लॉन्ग है, ऊपर से एटीट्यूड है, तो मिला दिया, तो लॉन्ग और एटीट्यूड को मिला देंगे तो हो जाएगा लॉन्गिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड को कहते हैं देशांतर। ये ऐसी रेखाएं हैं जो पूरी अर्थ पर ऊपर से नीचे या लंबी अवस्था में है, इसीलिए इन्हें लॉन्गिट्यूड या देशांतर। दोस्तों, आप जानते हो कि हमारी पृथ्वी जो है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं या ब्लू प्लेनेट कहते हैं, और हमारी पृथ्वी अपनी अक्ष, ये पृथ्वी का अक्ष या एक्सिस कहलाता है, इस अक्ष पर ये 23.5 डिग्री टिल्ट है। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। एंटी क्लॉकवाइज को हम कहते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना। हमारी पृथ्वी के इस घूमने को ही हम घूर्णन या रोटेशन कहते हैं। ठीक है, रोटेशन, रोटेट माने घूमना। तो चूंकि हमारी पृथ्वी घूमती है, इसीलिए दिन और रात भी होते हैं, इसीलिए हम इसे दैनिक गति भी कहते हैं। चूंकि हमारी पृथ्वी घूमती है इसीलिए दिन रात होते हैं, इसीलिए हम इसको दैनिक गति कह रहे हैं। और दैनिक गति 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड की होती है। ठीक है, जैसे हमारी अर्थ,
और दोस्तों हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ के दो ध्रुव हैं। एक मिनट इसको सही थोड़ा बना दें। हमारी पृथ्वी के दो ध्रुव हैं, एक ऊपर उत्तरी ध्रुव, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, तो लिख देते हैं नॉर्थ पोल। नॉर्थ माने होता है दोस्तों उत्तरी, पोल माने होता है ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। ऐसे ही दक्षिण में एक होता है जिसको हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल, साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव। दोस्तों इसको दक्षिणी ध्रुव इसलिए कहते हैं क्योंकि दक्षिण में है, ऊपर उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल, नीचे दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल। हमारी पृथ्वी कुछ इस प्रकार से, यानी यहां पर ये जो हिस्सा है ये है ही नहीं, कुछ ऐसे, सेम एज यहां भी ये वाला हिस्सा दबा हुआ है, तो यानी कि हमारी पृथ्वी का ये वाला हिस्सा है, ये हमारा एक्चुअल अर्थ का शेप है। और ये जो शेप है इसी को हम कहते हैं ज्वायड। हमारी अर्थ ज्वायड शेप में, ठीक है, ये जो हमारी अर्थ का शेप है यह शेप ज्वायड। इसी को कुछ लोग कहते हैं हमारी अर्थ एलिप्टिकल है, यानी चपटी है। ना तो हमारी अर्थ पूर्णतया एलिप्टिकल है, ना तो हमारी पृथ्वी अंडाकार यानी ओवल शेप में। कुछ लोग कहते हैं ओवल शेप में। देखो अंडा ऊपर से मिला होता है, उभरा होता है बीच में और ऊपर की ओर मिला होता है, नीचे भी सेम वही होता है, नीचे भी मिला हुआ होता है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ऊपर और नीचे ये मिला हुआ नहीं, ये दबा हुआ है। दबा इसलिए है क्योंकि जब बहुत पहले हमारी पृथ्वी बनी थी तो बिल्कुल गुथे हुए आटे के समान थी। जैसे गुथा हुआ आटा किसी रॉड पे लगा दिया जाए, बीचों बीच में लगभग गोल कर दिया जाए और इसको धीरे धीरे घुमाया जाए, तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि ये घूमेगा और वो जो अपने आटा गुथा हुआ लगा है बिल्कुल तैयार है, रेडी है रोटी बनने के लिए, उस कंडीशन में ना तो सॉलिड हो ना लिक्विड हो, सेमी लिक्विड हो। तो यहां पर अगर उसको हम चिपका दें, चिपक जाए, तो यहां पर अगर इस रॉड को धीमा धीमा घुमाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम इस रॉड का कनेक्शन किसी मोटर से करते हैं और वहां पर स्विच ऑन करते हैं तो क्या होगा, इसकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। और जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी स्पीड, तो बाहर की ओर एक बल काम करेगा जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, ठीक है। यानी ये एक बल बाहर की ओर काम करेगा, अपकेंद्र बल जिसे सेंट्रीफ्यूगल या अपकेंद्र बल कहते हैं, और इस वजह से ये बाहर की ओर जाने का प्रयास करेगा। इसीलिए ये जो पूरा हिस्सा था ऊपर और नीचे जो भी आपने गोल करके लगाया था वो हिस्सा बीच का बाहर की ओर निकल जाएगा। सेम ऐसे ही हमारी पृथ्वी के साथ हुआ, पृथ्वी का बीच वाला हिस्सा बाहर की ओर निकल गया। इसीलिए निकला क्योंकि पृथ्वी रोटेट कर रही थी, और इस वजह से ये जब निकल गया तो इसीलिए माना जाता है कि ये जो बीच का हिस्सा निकला, ये निकला तो बीच का जो ऊपर का हिस्सा जो था वो एडजस्टमेंट कर लिया, यानी ऊपर और नीचे के पोल्स दब गए और वही हिस्सा बाहर की ओर निकल गया, ठीक है। ये कहीं और से नहीं आया, यहीं से एडजस्टमेंट हुआ। तो दोस्तों इतना याद रखिएगा कि हमारी जो पृथ्वी है वो ना तो ओवल शेप में है ना तो एलिप्टिकल है, इसका सही शब्द है ज्वायड। हमारी अर्थ ज्वायड शेप, ठीक है। इसको थोड़ा मिला देते हैं, समझाने के लिए बनाया था। ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल, ये हो गया हमारा साउथ पोल। दोस्तों अगर पूरी पृथ्वी को हम देखिए यहां से अगर बीचों बीच से एक रेखा ऐसी बना दें जो पृथ्वी को दो बराबर बराबर भागों में बांट दे, जैसे हम यहां बना देते हैं, यहां पर एक ऐसी रेखा हम बना देते हैं जो पृथ्वी को दो बराबर बराबर भागों में विभाजित करेगी, जैसे यहां ये एक ऐसी रेखा हमने बनाई है जो हमारी पूरी पृथ्वी को दो बराबर बराबर भागों में विभाजित करती है, क्योंकि ये जो आधा भाग बना यानी ये पहले पूरा गोला था, अब इस पूरे गोले को हमने दो हिस्सों में बांट दिया, यानी आधा गोला इधर आधा गोला इधर।
जो ऊपर का आधा गोला है, चूंकि उत्तरी ध्रुव के पास में है, इसीलिए हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब गोले का अर्ध भाग या आधा भाग। ऐसे ही इंग्लिश में कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध। इसको हम कहेंगे सदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध। और अगर दोनों पोल्स को हम यहां मिला दें, जैसे यहां पर ये मिले हुए हैं, इन दोनों पोल्स को मिला दें तो एक आधा गोला ये बनेगा, ये वाला आधा गोला। और इस आधे गोले को चूंकि ये पूरब है, इसे हम पूरब मानते हैं। इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, ऊपर हमेशा नॉर्थ होता है, नीचे हमेशा साउथ होता है। मैप में हम ऐसे ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो इधर का आधा गोला है, इसको हम कहेंगे पूर्वी गोलार्ध या ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और इधर के आधे गोले को हम कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध या वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो कितने गोलार्ध हो गए हमारी पूरी पृथ्वी पर? 4 गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, अगर इनको मिला दो तो इधर पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो हमारी पूरी पृथ्वी पर 4 गोलार्ध हैं, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। दोस्तों अभी हमने आपको बताया था कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी के 2 ध्रुव हैं और गोलार्ध यानी हेमिस्फीयर 4 है। ठीक है, तो यहां पर ये जो बीच में हमने रेखा खींची है, ये एक ऐसी रेखा है जो हमारी पृथ्वी को 2 बराबर बराबर भागों में विभाजित करती है। इसीलिए हम इस रेखा का कोई नंबर नहीं लिखते, हम इसे कहते हैं 0 डिग्री। यह है 0 डिग्री, इसका कोई नंबर नहीं है। लेकिन दोस्तों ये एक लेटी हुई रेखा है, यानी एक लैटिट्यूड नंबर है, इसीलिए हम इसे कहते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड। और लैटिट्यूड को आपको पता है हिंदी में कहा जाता है अक्षांश। तो चाहे इसको आप कहें 0 डिग्री लैटिट्यूड, चाहे इसी को हम 0 डिग्री अक्षांश के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, इसी रेखा को और भी कई नामों से जाना गया है। जैसे ये एक ऐसी रेखा है जो हमारी पृथ्वी यानी भूमि के मध्य से गुजरती है, इसीलिए इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। क्यों? क्योंकि भूमि के मध्य भाग से गुजर जा रही है, इसीलिए भूमध्य रेखा कहलाती है। ठीक है, तो इसी को हम कहेंगे भू मध्य रेखा। और इसी का एक दूसरा नाम है विषुवत रेखा। तो इसी को दोस्तों हम लोग विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं, विषुवत रेखा। और दोस्तों इसी को इंग्लिश में इक्वेटर भी कहते हैं। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर या 0 डिग्री लैटिट्यूड या 0 डिग्री अक्षांश रेखा कह सकते हैं, ये सब इस रेखा के नाम। ठीक है, चूंकि आपको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है, इसीलिए यहां पर 2 रेखाएं बनती हैं। एक उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर, इसका एंगल है 23.5 डिग्री। और सेम एज दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री पर एक दूसरी रेखा बनेगी, इसका भी एंगल सेम होगा 23 से ही 1/2 डिग्री। अब देखो लिखते कैसे हैं। इस 0 डिग्री के ऊपर, चूंकि ये उत्तरी गोलार्ध है, ऊपर का आधा गोला उत्तरी गोलार्ध, नीचे का आधा गोला दक्षिणी गोलार्ध। चूंकि उत्तरी ध्रुव के पास में इसलिए उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी ध्रुव के पास में इसलिए आधा गोला दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। तो इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जितनी भी रेखाएं होंगी उन सभी के सामने हम लिखेंगे नॉर्थ, और चूंकि एक लैटिट्यूड नंबर है तो लिखेंगे लैटिट्यूड। तो इसके सामने हम लिखेंगे नॉर्थ लैटिट्यूड। नॉर्थ का मतलब होता है उत्तरी, लैटिट्यूड का मतलब होता है अक्षांश। ये दोस्तों पूरा नाम हुआ, तो क्या कहेंगे इसे? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या उत्तरी अक्षांश रेखा, या 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। चाहे 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड कहें, चाहे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहें, या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहें, बात वही है। मतलब इसी रेखा के बारे में बात कर रहे हैं जो कि उत्तरी गोलार्ध में है। इसी को दोस्तों एक दूसरे नाम से जाना जाता है, आप जानते हो, इसी को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और हिंदी में इसी को कर्क रेखा भी कहते हैं। कर्क रेखा
या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या 23.5 डिग्री उत्तरीय अक्षांश रेखा या 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इतने नाम होंगे इस रेखा। ठीक है, सेम एज दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम जाएंगे तो जितनी भी रेखाएं होंगी लैटिट्यूड नंबर, उन सभी के सामने पहले गोलार्ध का नाम लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि लैटिट्यूड है कि लॉन्गिट्यूड है। यानी इधर कोई भी रेखा होगी 0 डिग्री के बाद उसके सामने लिखेंगे साउथ, और चूंकि एक लैटिट्यूड नंबर है इसलिए लिखेंगे लैटिट्यूड, तो लिखेंगे साउथ लैटिट्यूड। साउथ माने दक्षिणी, लैटिट्यूड माने अक्षांश। इसी रेखा को और भी नाम से जाना जाता है, जैसे इसी को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा। देखिए दोस्तों, एक आपको पता चल गया कर्क रेखा, दूसरी पता चल गई मकर रेखा, और बीच में है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा इसलिए बनाती है क्योंकि जब हमने आपको सीजनल चेंजिंग या ऋतु परिवर्तन पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि हमारी पृथ्वी पर जो ऋतुएं होती हैं, जो ऋतु परिवर्तन होता है, वो कर्क रेखा के ऊपर कभी सूर्य की स्थिति नहीं बनती, मकर रेखा के नीचे कभी सूर्य की स्थिति नहीं बनती, इन्हीं दोनों के बीच में सूर्य अप एंड डाउन करता रहता है। तो हमने आपको बताया था कि 21 जून को सूर्य यहां होगा, इसलिए सबसे बड़ा दिन और सबसे गर्म दिन होगा। फिर चलते चलते हम 23 सितंबर को जब भूमध्य रेखा पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर दिन और रात बराबर हो जाएंगे। फिर 22 दिसंबर को मकर रेखा पर दिन सबसे गर्म हो जाएगा, इसके विपरीत यहाँ सबसे ठंडा दिन हो जाएगा। भारत में 22 दिसंबर को सबसे ठंडा होता है दिन और 21 जून को सबसे गर्म होता है। ठीक है, उसके बाद हमने आपको बताया था 21 मार्च यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य जो होता है भूमध्य रेखा पर होता है, इसीलिए दिन और रात बराबर होते हैं, इसीलिए वहां पर एक नाम दिया गया था शरद विषु और बसंत विषु। तो दोस्तों इसीलिए इस रेखा को विषुवत रेखा भी कहा गया, क्योंकि यहाँ पर विषु बनते हैं यानी दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, इक्वल होते हैं, ना दिन बड़ा होता है ना रात छोटी होती है, दोनों बराबर होते हैं, इसीलिए विषु नाम पड़ा, विषु से पड़ा विषुवत रेखा, बोलना नहीं। ठीक है दोस्तों, अक्षांश की बात कर रहे हैं तो आपको पता चल गया कि यहाँ 23.5 डिग्री उत्तरीय अक्षांश कहेंगे मतलब हम कर्क रेखा की बात कर रहे हैं, और अगर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की बात करेंगे मतलब हम मकर रेखा की बात कर रहे हैं, और अगर हम भूमध्य रेखा की बात करेंगे मतलब हम बीचों बीच वाली रेखा की बात कर रहे हैं। किसी भी ग्रह पर यह नियम लागू होता है, कोई भी ग्रह अपनी अक्ष पर जितने डिग्री टिल्ट होगा या झुका होगा, अपनी अक्ष पर जितने भी डिग्री झुका होगा, बीच में तो हमेशा 0 डिग्री बनेगी, जैसे ये बनी है 0 डिग्री अक्षांश, ऊपर उतने ही डिग्री पर जितना डिग्री ग्रह झुका होगा सेम उतने ही एंगल या डिग्री पर ऊपर कर्क रेखा बनेगी और उतने ही एंगल पर मकर रेखा बनेगी। जैसे हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी है, इसीलिए बीच में तो 0 डिग्री बनी, लेकिन 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा बनी, यानी कर्क रेखा हमेशा ऊपर बनेगी, और 23.5 डिग्री मकर रेखा बनी जो हमेशा नीचे बनेगी, यानी बीच में भूमध्य रेखा बनेगी या 0 डिग्री लैटिट्यूड बनेगी, ऊपर हमेशा कर्क रेखा और इसके नीचे हमेशा मकर रेखा बनेगी। लेकिन ध्यान रखना दोनों का एंगल एक समान होगा। अगर हमारी पृथ्वी 25 डिग्री झुकी होती तो कर्क रेखा 25 डिग्री पर बनती और मकर रेखा 25 डिग्री पर बनती, दोनों का एंगल समान होगा। अगर हमें किसी भी ग्रह की टिल्टिंग पता चल जाए तो हमको यह भी पता चल जाएगा कि उस ग्रह पर कर्क रेखा कितने डिग्री पर होगी और मकर रेखा कितने डिग्री पर होगी, क्योंकि दोनों का एंगल बराबर ही होगा और ये डिपेंड करता है उस ग्रह की एक्सिस की टिल्टिंग पर। ठीक है, याद रहेगा, किसी भी ग्रह का अक्ष जितने डिग्री झुका होता है उतने ही डिग्री ऊपर कर्क रेखा बनेगी और सेम उतने ही डिग्री पर नीचे मकर रेखा बनेगी, और दोनों के बीच में 0 डिग्री अक्षांश रेखा बनेगी, जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की। चूंकि अक्षांश रेखाएं अभी हमने बताया एक दूसरे के पैरेलल यानी समानांतर होती हैं, तो यहां पर ये सभी रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होंगी। जैसे 0 के बाद होगा 1 डिग्री, फिर इसके बाद अगला बनेगा 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर ऐसे बढ़ते जाएंगे 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, और हर एक डिग्री पर एक अक्षांश रेखा हम बनाते चले जाएंगे। जल्दी से जल्दी बना लेते हैं ताकि हम आपको मैप से समझा सकें
दोस्तों जितना भी हम टॉपिक पढ़ाएंगे सब के सब मैपिंग से ही पढ़ाएंगे, ताकि आपको ज्यादा समय तक याद रहे और जल्दी याद हो जाए, ठीक है। क्योंकि मैपिंग एक ऐसी चीज है हमें ज्यादा समय तक याद रखने में सहायक होती है। अगर हम ऐसे ओरल में आपको बता देंगे तो आप भूल जाएंगे, लेकिन मैपिंग से समझाया हुआ कभी आप नहीं भूलोगे। तो जैसे ऊपर है 1 डिग्री, दो जीरो के बाद 1 2 3, फिर ऐसे 23 और 24 के बीच में कहीं 23.5 आएगी, और इसी के ऊपर यहां पर एक और एंगल बनता है जिसे दोस्तों हम 66.5 डिग्री के नाम से जानते हैं। अभी बता रहे हैं कैसे आता है 66.5 डिग्री। चूंकि ये भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है इसीलिए इसके सामने लिखेंगे नॉर्थ लैटिट्यूड या उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और इसका एक नाम है, इसको हम कहते हैं आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक सर्किल या आर्कटिक वृत्त। सेम एज सदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध में भी एक एंगल बनता है जिसे हम कहते हैं, सेम एंगल वही होगा 66.5 डिग्री, लेकिन चूंकि दक्षिणी गोलार्ध में है इसीलिए लिखेंगे साउथ लैटिट्यूड या दक्षिणी अक्षांश। और इसी का एक नाम है जैसे इसे हम आर्कटिक सर्किल कहते हैं, इसे हम अंटार्कटिक सर्किल कहते हैं या अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है दोस्तों। तो जैसे हमने आपको बताया कि ऊपर बढ़ेंगे तो डिग्री बढ़ती जाएंगी, जीरो के बाद 1 2 3 4, फिर ऐसे 23 और 24 के बीच में 23.5, ऐसे 63 64 65 66 67, तो 66 और 67 के बीच में 66.5, और यहाँ नॉर्थ पोल पे आ जाएंगे तो पहुंच जाएंगे हम 90 डिग्री, इट्स 90 डिग्री। ऐसे ही अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर में बढ़ेंगे तो जीरो के बाद 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ऐसे ही दोस्तों हम बढ़ते जाएंगे, 3 के बाद 4, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। जल्दी जल्दी बना लेते हैं साउथ पोल तक। सदर्न हेमिस्फीयर में भी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी, दोनों हेमिस्फीयर में ये जो रेखाएं हैं ये एक दूसरे के पैरेलल यानी समानांतर ही बनेगी, ये ध्यान रखिएगा, सभी समानांतर है। जीरो के बाद बढ़ेंगे तो 1 पहले आएगा और 90 सबसे लास्ट में आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पर बना लिया हमने। तो जैसे ऊपर हम बढ़े हैं जीरो के बाद 1 से लेकर पोल तक, नॉर्थ पोल तक गए तो 90 डिग्री पहुंच गए, ऐसे ही जीरो के बाद 1 2 3 4 बढ़ते बढ़ते आएंगे तो साउथ पोल पर भी हम 90 डिग्री पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ एक सवाल पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है कि अगर हम बात करें कुल अक्षांश रेखाओं की, तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों कुल अक्षांश रेखाओं की जो संख्या होती है, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या। तो दोस्तों 1 से लेकर 90 तक हर एक डिग्री पर एक अक्षांश रेखा होगी, तो कुल कितनी अक्षांश रेखाएं, 1 से लेकर 90 तक 90 रेखाएं, 90 लिख लिया हमने। उत्तरी गोलार्ध में हो गई, और दक्षिणी गोलार्ध में भी 1 से लेकर 90 तक हर एक डिग्री पर एक अक्षांश रेखा होगी, तो यहां पर भी 1 से लेकर 90 तक 90 रेखाएं हो जाएंगी, इनको भी हमने लिख लिया। और दोस्तों यहां पर एक चीज आप लोग भूल जाते हो, ये 0 डिग्री भूल जाते हो, ये भी तो एक रेखा है, इसका नंबर जरूर 0 है, लेकिन रेखा तो दोस्तों सबसे बड़ी, जरा ध्यान से देखो, यहां से देखो, यहां से और यहां से, ये वाला हिस्सा अगर हम नॉर्थ पोल की ओर जाएंगे, देखो हमारी पृथ्वी छोटी होती जा रही है, नॉर्थ पोल पर मिल गई। ऐसे ही अगर हम साउथ पोल की ओर जाएंगे तब भी एक पृथ्वी एक जगह पर आकर मिल जाती है साउथ पोल पर, यानी ये हिस्सा जो है मैक्सिमम लंबा है, बाहर की ओर है, उभरा हुआ है, और हम जितना पोल की ओर जाएंगे, चाहे नॉर्थ पोल की ओर जाएं
चाहे साउथ पोल की ओर जाएं, दूरी घटती जाएगी, यानी अक्षांश रेखाएं छोटी होती जाएगी। ये दोस्तों फैक्चुअल में आता है कि पोल्स की ओर बढ़ने पर, चाहे नॉर्थ पोल की ओर बढ़े चाहे साउथ पोल की ओर बढ़े, इसलिए मैंने पोल्स कहा, नॉर्थ और साउथ नहीं कहा, पोल्स की ओर बढ़ने पर अक्षांश रेखाएं छोटी होती जाती हैं, लेकिन अक्षांश नंबर बढ़ते जाते हैं। देखिए एक के बाद 2, 3, 4, 23, 23.5, 65, 65, 66, 66 से बढ़ता जाएगा, फिर 90 डिग्री, यानी 1, 2, 3, 4 और 90, इधर 1, 2, 3, 4, 90, यानी ऊपर बढ़ने पर या पोल्स की ओर बढ़ने पर अक्षांश नंबर बढ़ता है, लेकिन अक्षांश रेखाएं छोटी होती जाती हैं। ध्यान रखिएगा, पोल की ओर बढ़ने पर, नॉर्थ पोल बढ़े चाहे साउथ पोल की ओर बढ़े, पोल्स की ओर बढ़ने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कुछ बढ़ जाती है। ठीक है, अगर आप ये भी अब सोच रहे होंगे कि दूरी कुछ बढ़ जाती है तो इनके बीच की दूरी होती कितनी है, तो दोस्तों दो निकटतम अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। वहीं पर दो निकटतम देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ये होती है 111.32 किलोमीटर। उत्तरी दो निकटतम अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, जबकि दो निकटतम देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। ठीक है, इतना आप समझ गए अक्षांश रेखाओं के बारे में। तो अगर पूछा जाए अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, तो यहाँ 1 से लेकर 90 तक 90 रेखाएं, फिर दक्षिणी गोलार्ध में 1 से लेकर 90 तक 90 रेखाएं, और दोस्तों बीच में ये 0 डिग्री, यहाँ पर +1, और 1 क्या है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर लाइन। कितनी हो गई, 90, 90 और 1, ये हो गई 90 दूनी 180 और 181, ये कुल 181 हो गई। अगर बात की जाए कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, तो दोस्तों कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 होती है। लेकिन अगर यही बात की जाए कि कुल अक्षांश रेखाएं जो हैं, अगर हर एक अक्षांश रेखा पर एक वृत्त बना दिया जाए तो अक्षांश वृत्त कितने होंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड सर्किल कितने होंगे, तो कुल अक्षांश वृत्त कितने होंगे, कुल अक्षांश वृत्त, दोस्तों हर एक रेखा पर एक वृत्त बनाएंगे तो जो सबसे बड़ी रेखा होगी उस पर सबसे बड़ा वृत्त बनेगा, और जो सबसे छोटी रेखा होगी उस पर सबसे छोटा वृत्त बनेगा। तो इनमें से नॉर्थ पोल और साउथ पोल है जो एक डॉट के रूप में है दोस्तों, यहां पर कोई भी सर्किल नहीं बनेगा, क्योंकि अभी तक हमें ये नहीं पता है कि किसी भी दशमलव या डॉट पर सर्किल कैसे बनाएं। अगर यही डॉट ना होकर 0.1 मिलीमीटर होता तो इसी को हम 0.1 मिलीमीटर का एक सर्किल बना सकते थे, लेकिन दोस्तों यहाँ एक डॉट यानी दशमलव है, और दशमलव पर हम एक सर्किल नहीं बना सकते, तो एक सर्किल यहाँ नहीं बना पाएंगे, एक सर्किल हम यहाँ नहीं बना पाएंगे, इसको हम मिटा दो। ठीक है, एक सर्किल नॉर्थ पोल पर नहीं बना पाएंगे और साउथ पोल पर सर्किल नहीं बना पाएंगे, बाकी हर एक रेखा पर एक सर्किल बन जाएगा। दोस्तों वैसे रेखाओं की संख्या देखा जाए तो 181 है, तो 181 सर्किल बनने चाहिए थे, लेकिन समस्या यह है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर हम बना नहीं पाएंगे। तो यदि हम कुल अक्षांश रेखाओं में से ये दो पोल माइनस कर दें तो हमें लैटिट्यूड सर्किल मिल जाएगा, तो यही कर लेते हैं यहाँ पे, तो 181 - 2 और यहाँ पर लिख लो पोल्स, दो पोल नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमने घटा दिया है, तो कितना बच गया, यहाँ पर बना 179, ये क्या हो गया, ये कुल सर्किल हो गए, टोटल लैटिट्यूड सर्किल, कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या 179 होती है दोस्तों। ठीक है, कुल अक्षांश नंबरों की संख्या या अक्षांशों की संख्या या कुल अक्षांश रेखाएं 181, जबकि कुल अक्षांश वृत्त 179। ठीक है, अगर हम बात करें अब देशांतर रेखाओं की, तो दोस्तों अगर हम दोनों पोल्स को मिला दें, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम आपस में मिला दें, तो ये वाली जो रेखा है, ये जैसे हमने यहां से ये वाली रेखा बनाई थी पहले, ये वाली
इसको हमने नाम दिया था 0 डिग्री अक्षांश रेखा। वैसे ही ये लंबी लंबी है, लॉन्ग है यानी लॉन्गिट्यूड है, इसीलिए हम इसको नाम देते हैं 0। ये भी 0 डिग्री होगी, क्योंकि खड़ी खड़ी या लंबी लंबी रेखा है, इसलिए हम इसको कहेंगे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और दोस्तों आपको पता है लॉन्गिट्यूड माने होता है देशांतर, तो इसी को हम कह सकते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। दोस्तों इसी रेखा के कई सारे और भी नाम, जैसे इसी रेखा को हम कहते हैं GMT। GMT, GMT का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम या ग्रीनविच रेखा। इसी को हम कहेंगे ग्रीनविच रेखा। इसी का एक दूसरा नाम है मानक समय रेखा। मानक समय रेखा, मानक समय, क्योंकि समय का निर्धारण हम इसी रेखा से करते हैं। और दोस्तों इसी का एक और भी नाम है, इसी को हम कहते हैं प्रधान यामयोत्तर रेखा। प्रधान यामयोत्तर रेखा, या इंग्लिश में इसी को हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन या प्रधान यामयोत्तर रेखा। तो दोस्तों एक सवाल पूछा गया था पेपर में कि ये दोनों रेखाएं आपस में कहां काटती हैं, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखाएं, ये दोनों एक दूसरे को कहां पर काटती, ये वाला स्थान का नाम पूछा गया था उस पेपर में। तो दोस्तों ये जो स्थान होगा यही पृथ्वी का सेंटर पार्ट भी होगा, केंद्र भाग होगा। और ये जो है यह पड़ता है गिनी की खाड़ी में, ठीक है। जैसे यहां बता देते हैं हम आपको, जैसे एक कॉन्टिनेंट है, आपको पता है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और दोस्तों इकलौता अफ्रीका महाद्वीप या अफ्रीका कॉन्टिनेंट ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखाएं पास होती। देखिए मैं बता देता हूं, ये है हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये हॉर्न ऑफ द अफ्रीका, और यहां पर है ये मेडागास्कर, ठीक है। तो यहां से पास होती है ये इक्वेटर, इक्वेटर, इसके ऊपर ये पास होती है कर्क रेखा, सही 1/2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ये पास होती है सही 1/2 डिग्री साउथ लैटिट्यूड यानी मकर रेखा। ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये भूमध्य रेखा, और ऊपर से आती है इधर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माने ये वाली, यानी जीएमटी या मानक समय रेखा या प्रधान यामयोत्तर रेखा, ठीक है। यही सवाल मैंने पूछा है कि ये दोनों रेखाएं आपस में कहां पर क्रॉस कर रही, ये वाला भाग, ये वाला बिंदु मैंने पूछा है। और यही है, यहाँ पर एक कंट्री पड़ता है, इसको कहते हैं इक्वेटोरियल गिनी। ये वाला है इक्वेटोरियल गिनी, इसीलिए हम इसको गिनी की खाड़ी भी कह सकते हैं। और चूंकि यह अटलांटिक ओशन में आता है तो हम अटलांटिक महासागर या अटलांटिक ओशन भी कह सकते हैं कि यहाँ पर काटती है। बहुत लोग अफ्रीका महाद्वीप लगा देते हैं, जबकि अफ्रीका महाद्वीप में नहीं काटती, ध्यान रखिएगा। हाँ, अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखाएं पास होती है, ये सब पास होती है। और अफ्रीका महाद्वीप इकलौता ऐसा महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में पड़ता है। कैसे, इसके ऊपर का उत्तरी गोलार्ध, ये वाला इसका उत्तरी गोलार्ध में आएगा, नीचे वाला इसका दक्षिणी गोलार्ध में आएगा। अब इसके इधर देखिए, ये पूर्वी गोलार्ध में आएगा, इधर वाला पश्चिमी गोलार्ध में आएगा, यानी पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, इन सभी गोलार्धों में हमारा अफ्रीका महाद्वीप पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? आगे बात करते हैं दोस्तों। जैसे आपने समझ लिया कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा क्या है, कर्क रेखा क्या है, भूमध्य रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है। अब हम आपसे बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। तो ये तो एक देशांतर रेखा आपने समझ लिया,
दोस्तों देशांतर रेखाओं का निर्धारण ऐसे किया कि हमारी पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है और 1 डिग्री जैसे ही घूमती है 1 डिग्री का हम एक सर्किल बनाते हैं पृथ्वी के चारों ओर। फिर 1 डिग्री घूमी, फिर हमने एक सर्किल बना दिया, फिर 1 डिग्री घूमी, फिर हमने एक सर्किल बना दिया। दोस्तों इसके लिए एक इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूं, इक्वेशन, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं। चूंकि हमारी पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है अपनी अक्ष पर, 360 डिग्री यानी एक बार घूम जाती है, तो 1 घंटे में 360/24 ये आएगा 15 डिग्री, यानी 1 घंटे में हमारी पृथ्वी 15 डिग्री घूम जाती है। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पर 15 डिग्री हमारी पृथ्वी को घूमने में 1 घंटे का समय लगता है। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, इसलिए 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने में 60 मिनट, डिवाइड करेंगे 15 डिग्री से और ये आ जाएगा 4 मिनट। यानी हमारी जो अर्थ है वो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है और 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है, ठीक है। 4 मिनट में हमारी पृथ्वी 1 डिग्री घूम जाती है, ठीक है, हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है। 4 मिनट अगर हमारी पृथ्वी अपनी अपनी एक्सिस पर अगर हमारी पृथ्वी 4 मिनट तक रोटेट करती रहेगी तो 1 डिग्री घूम जाएगी, या यूं इसी बात को कह सकते हैं कि 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। और अगर हमारी पृथ्वी 1 घंटे तक कंटिन्यूअसली घूमती रहे तो यह 15 डिग्री घूम जाए, ठीक है। तो जैसे यहां पर नॉर्थ पोल से साउथ पोल पर देशांतर रेखाएं होती हैं, ये नॉर्थ पोल से चलती हैं और साउथ पोल पर मिल जाती हैं। जितनी भी रेखाएं होंगी वो सब की सब नॉर्थ पोल से चलेंगी और साउथ पोल पर मिल जाएंगी। दोस्तों कोई भी देशांतर रेखा होगी वो नॉर्थ पोल से चलेगी साउथ पोल पर आ जाएगी और साउथ पोल से चलेगी तो नॉर्थ पोल पर आ जाएगी। ये ऐसे ही रेखाएं चलती रहती हैं। हमने आपको बताया कि हर 1 डिग्री पर एक देशांतर रेखा होती है, ऐसे ही नॉर्थ पोल से शुरू होगी और साउथ पोल पर आकर ये फिनिश हो जाएगी, ये घूम जाएगी। ये जितनी भी रेखाएं दोस्तों होती हैं, ये चूंकि हमारी पूरी ग्लोब पर हर 1 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा होती है, वैसे ही हर 1 डिग्री पर एक देशांतर रेखा भी होती है। जैसे हमने आपको बताया कि हमारी पृथ्वी 4 मिनट अगर कंटिन्यूअसली रोटेट होती रहे तो वो 1 डिग्री घूम जाती है, यानी जैसे ही 1 डिग्री घूमी तो इसको 4 मिनट लगेगा, 4 मिनट में यानी 1 डिग्री, या कहें चाहे 1 डिग्री बराबर 4 मिनट है, तो जैसे ही 1 डिग्री घूमी यानी 4 मिनट का समय ले लेगी, ठीक है। तो 1 डिग्री घूमी, हमने एक देशांतर रेखा का एक वृत्त बना दिया, एक सर्किल बना दिया, लॉन्गिट्यूड सर्किल, फिर हमने 1 डिग्री घुमाया, फिर हमने एक सर्किल बना दिया, फिर 1 डिग्री घुमाया, फिर हमने एक सर्किल बना दिया। तो यहाँ पर ऐसे ही एक एक डिग्री घुमाते रहते हैं पृथ्वी को और एक एक लॉन्गिट्यूड सर्किल हम बनाते रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये है 90 डिग्री का एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय हो गई। दूसरा यहाँ पर भी फिर ये 90 डिग्री बन गया, यानी 90 और 90 180 हो गया। ऊपर देखिए फिर ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री एंड अगेन 90 डिग्री, 360 डिग्री हो गया। इसीलिए अगर हम बात करें कुल देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो कितनी होती हैं, तो यहां पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या हो जाती है 360, ठीक है। तो कुल देशांतर रेखाएं ये होती हैं 360। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181, कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या 179, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या
360। ठीक है, समझ में आ गया। अगर बात करें हमारी पृथ्वी कहां पे है, हमारी पृथ्वी में ये हमारा पूरा ग्लोब हो गया, पूरी अर्थ हो गई और अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री टिल्ट है, इसीलिए कर्क रेखा और मकर रेखा बन गई। फिर इसमें एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जो कर्क रेखा है वो भारत की कितने राज्यों से पास होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा हमारा जो भारत है वो इसी कर्क रेखा पर है, यहां पर है भारत, कुछ ऐसे इसकी भारत की स्थिति। ये जो हमारा भारत है यहीं से ये कर्क रेखा पास हो रही है और दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से पास होती है। इसमें कभी कभी सीक्वेंस लगवा देते हैं कि जैसे पश्चिम से पूर्व का क्रम लगाइए या पूर्व से पश्चिम का क्रम लगाइए। तो पश्चिम से पूर्व के क्रम में अगर हम बात करें तो यहां पर सबसे पहले पड़ेगा गुजरात, फिर राजस्थान का थोड़ा सा पार्ट आएगा, फिर एमपी यानी मध्य प्रदेश आएगा, फिर झारखंड, झारखंड की राजधानी रांची से कर्क रेखा पास हो जाती है और उसके बाद झारखंड के बाद आएगा आपका वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा और मिजोरम। यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों यही कुल 8 ऐसे राज्य हैं जहां से कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। सवाल पूछा जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस कैपिटल से पास होती है, तो झारखंड की कैपिटल रांची से पास होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहीं पर एक और महत्वपूर्ण चीज है, यहां पर दोस्तों एक देशांतर रेखा पास होती है, ये एक देशांतर रेखा ऐसे पास होती है जिसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जानते हैं और इसका जो देशांतर नंबर होता है वो होता है 82 डिग्री 30 मिनट। अगर एक लाइन खींचेंगे तो मिनट, दो खींचेंगे तो सेकंड। ठीक है, यहां पर 82 डिग्री 30 मिनट। अब चूंकि ये पूर्वी गोलार्ध में है, इस 0 डिग्री देशांतर के इधर है यानी पूर्वी गोलार्ध में है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, तो इसके सामने हम लिखेंगे ईस्ट और दोस्तों ये लॉन्गिट्यूड नंबर है तो हम लिखेंगे लॉन्गिट्यूड। ईस्ट माने पूर्वी, लॉन्गिट्यूड माने देशांतर, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। दोस्तों इसी का एक नाम दिया गया है क्योंकि यही रेखा जो है वो भारत में हमारा टाइम जोन भी है, इसीलिए हम इसे कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, अगर सबका पहला पहला अक्षर ले लें तो इसी को हम IST के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को हम हिंदी में कहते हैं भारतीय मानक समय रेखा, तो यही है हमारी भारतीय मानक समय रेखा। फिर दोस्तों सवाल बना, भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से पास होती है, तो भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से पास होती है। अगर इसमें भी हम नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस लगा दें, उत्तर से दक्षिण का क्रम लगा दें, तो सबसे पहले पड़ेगा यूपी, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के से पास हो जाती है और दोस्तों सूरजपुर जिले में ही यह कर्क रेखा को क्रॉस कर जाती है। ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया। ठीक है, तो यानी कि ये जो कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा को भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले में क्रॉस करती है। ठीक है, याद रखिएगा, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने राज्यों से पास होती है भारतीय मानक समय रेखा या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा? 5 राज्यों से। उत्तर से दक्षिण का क्रम लगाएंगे तो सबसे उत्तर में पड़ेगा उत्तर प्रदेश यानी यूपी, और यूपी के नैनी से पास होती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नैनी इसका नाम है जगह का, नैनी पड़ती है इलाहाबाद, चूंकि इलाहाबाद का नाम बदल गया है, प्रयागराज हो गया है, तो प्रयागराज के नैनी से, या ऑप्शन में एक और ऑप्शन आजकल आ रहा है मिर्जापुर। दोस्तों दोनों ही याद रखिएगा, मिर्जापुर से या नैनी से पास होती है। ठीक है, तो जो भारतीय मानक समय रेखा है यह नैनी या मिर्जापुर से पास होती है। कितने राज्यों से पास होती है? 5 राज्यों से। उत्तर से दक्षिण का क्रम लगाएंगे तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से क्रॉस हो जाती है। ठीक है,
तो दोस्तों यहां पर एक सवाल और बनता है कि जैसे पूछा जाता है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा से यहां पर जो भारतीय मानक समय रेखा है यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ये बीच की दूरी कितने घंटे की है, यानी कितने घंटे का अंतर है। दोस्तों यहां पर ये जो अंतर यानी डिफरेंस जो है, ये वाला अंतर, यहां से ये अंतर, अब ये अंतर निकालने के लिए आपके पास दो इक्वेशन है। देखिए एक तो ये वाली इक्वेशन, 1 घंटे में 15 डिग्री हमारी पृथ्वी घूम जाती है, और एक ये है कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। दोस्तों यहां आपको पता है कितने डिग्री है, 82.5 डिग्री है। 82 डिग्री 30 मिनट को 82.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है, या 82 सही 1/2 लिख सकते हैं, जैसे 23.5 को हमने लिखा था 23 सही 1/2, ठीक है, ऐसे ही यहां पर भी लिख सकते हैं। तो यहां पर अगर हम इससे निकालें 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो देखो 82.5 है, यानी 82.5 डिग्री है, 82 डिग्री 30 मिनट कहें चाहे 82.5 कहें, इसको अगर हम 4 मिनट से गुणा करेंगे तो जो भी उत्तर आएगा वो मिनट में आएगा, यानी टोटल उत्तर मिनट में आ गया, उसको हम घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, 60 से भाग कर देंगे, उतना हमारा घंटा आ जाएगा। एक तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, इससे आप कर लीजिएगा। ये वाला हम बताते हैं, 1 घंटे का मतलब 15 डिग्री होता है, तो दोस्तों 2 घंटे का मतलब 30 डिग्री, यानी 15 का पहाड़ा पढ़ना और इतने को हमें काट देना है। तो 15 एकन 15 यानी 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, 15 दूनी 30 यानी 2 घंटा बराबर 30 डिग्री। 2 घंटे में 30 डिग्री हमारी पृथ्वी घूम जाएगी। 15 तिया 45, 3 घंटे में 45 डिग्री, 15 चौके 60, 4 घंटे में 60 डिग्री, 15 पचे 75, 5 घंटे में 75 डिग्री घूम जाएगी, 15 छक्का 90, 6 घंटे में 90 डिग्री घूम जाएगी। लेकिन दोस्तों 90 ज्यादा हो गया क्योंकि हमारे पास 82.5 डिग्री ही है, भारतीय मानक समय रेखा का जो देशांतर नंबर है। तो 15 पचे 75 यानी 5 घंटा हो गया, ठीक है, ये हो गया 5 घंटा, और हम घूम चुके हैं, टाइम हमारा हो गया 5 घंटे, और ऑलरेडी हम घूम चुके हैं 75 डिग्री। और दोस्तों अगर 82.5 में से 75 डिग्री को माइनस करोगे तो ये आएगा 7.5 डिग्री, 7.5 या 7 सही 1/2, ठीक है, 7.5 डिग्री। तो 7.5 डिग्री आया। तो चूंकि आपको पता है कि 15 डिग्री का मतलब होता है 1 घंटा, तो 15 का आधा होता है 7.5 डिग्री। तो दोस्तों 1 घंटे का आधा यानी आधा घंटा यानी 30 मिनट, यानी 5 घंटा 30 मिनट। और चूंकि हम पूर्वी गोलार्ध में हैं, इसीलिए यहां पर चिन्ह हम लगाते हैं प्लस का। प्लस का मतलब होता है समय से आगे हैं, यानी हमारे यहाँ जितने भी बजे सुबह होगी, हमारे यहाँ से ठीक 5.5 घंटे के बाद सुबह होगी। और चूंकि दोस्तों ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, यह ग्रीनविच से पास होती है, क्योंकि ग्रीनविच इंग्लैंड में लंदन के पास में एक ग्रीनविच वेधशाला या ऑब्जर्वेटरी है, इसीलिए इसे ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा होता है, ठीक है। तो यहाँ ग्रीनविच में हमारे यहाँ से 5.5 घंटे के बाद सूर्योदय होगा, यानी गुड मॉर्निंग होगी, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और एक बार इसको अच्छे से अगर पढ़ लेंगे तो मेरे ख्याल से लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी, ये मेरा वादा है, ठीक है। एक बार पढ़िएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। प्लीज अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप फायदा मिल सके इस वीडियो का, ठीक है, इसीलिए मैंने बनाया ही है ये, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।